हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछले लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था 1919 तक हम लोगों ने कवर कर रखा था, है कि नहीं। 1919 तक मतलब 1919 तक क्या क्या चीजें हुई थी और किस तरीके से हुई थी उनके बारे में हमने कवर करी थी। ठीक है, आज उसको थोड़ा सा आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 1919 के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये तीन जो एक्ट है ना आने वाले समय में अभी जैसे देखो 1919 आएगा, 1935 आएगा और 1947 आएगा। ये बहुत ज्यादा जो है वो आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस आराम से पढ़िए और थोड़ा सा चीजों को लेकर चलिए। नोट्स अपना जो क्रिप्स नोट्स है वो भी एक तरीके से बनाकर चलिए और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो नोट्स दिया जा रहा है आपको वो भी एक तरीके से साथ ही साथ आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, क्राउन रूल पढ़ रहे थे, है कि नहीं। क्राउन रूल 1858 से 1947 और 1919 में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हमको समझ के चलना है। इसके पहले बहुत सारी चीजें हुई भाई, लेकिन 1919 में एक कमीशन बैठाया गया जिसका नाम क्या है भाई, ली कमीशन। क्या नाम था भाई, ली कमीशन। याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। ली कमीशन, ली कमीशन क्यों बैठाया गया था भाई, ये बात थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी है। क्या चीज, ली कमीशन। अब ली कमीशन को इसलिए बैठाया गया था ताकि एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको एक तरीके से स्टैब्लिश किया जा सके। क्या, टू ली कमीशन टू इस्टेब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या बोला गया, पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन को बैठाने के लिए कि भाई हमारे देश में क्या होना चाहिए या फिर जो इंडिया में है वो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत या प्रॉपर एक नियम होना चाहिए किस तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो है एग्जाम कंडक्ट कराए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ली थे वो एक इंसान थे। ठीक है, तो ली क्या कर रहे थे, इस जो कमीशन को हेड कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। क्या रिकमेंडेशन दिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। ठीक है, पहला रिकमेंडेशन ये दिया इन्होंने कि भाई एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। क्या होगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ठीक है, कमीशन होगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आप जानते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या है भाई, जो आज एक तरीके से हमारा अगर देखने को मिलेगा कि आपको यूपीएससी। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एक गठन किया गया। क्या गठन किया गया भाई, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और बाद में जाकर यही आपका यूपीएससी बनता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका नाम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 1935 वाले एक्ट में इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, 1935 एक्ट में, यहाँ पर एक बार देख लो आराम से, 1935 एक्ट। ठीक है, 1935 एक्ट में इसका नाम मतलब जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है उसका नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब दो चार घटनाएं हुई भाई, क्या क्या हुआ 1935 से पढ़ने से पहले। अब 1990 में तो बहुत सारी चीजें हो रही थी भाई, है कि नहीं, लेकिन 1919 के बाद 1927 में कौन भेजा जाता है हमारे देश में भाई, क्योंकि अगर देखा जाए फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है 1914 से 1919, और 1919 एक तरीके से एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ठीक है, उसके बाद 1927 में एक कमीशन को भेजा जाता है हमारे देश में जो बोला जाता है साइमन कमीशन। ठीक है, क्या है भाई, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भेजा गया। अब साइमन कमीशन जो भेजा गया उसमें जो पूरे बंदे थे साइमन कमीशन में, पूरा जो बॉडी था उसमें कौन मेंबर थे भाई, बॉडी में जितने भी मेंबर थे वो कौन थे, मेंबर्स आर ब्रिटिशर्स। सारे कौन थे भाई,
ब्रिटिशर्स थे। अब सिंपल सी बात है, जब पूरे ब्रिटिशर्स होंगे तो हमारे देश में तो बहुत सारी चीजें भाई एक तरीके से दिक्कत वाली बात है हमारे देश में है कि भाई आप हमारे देश के लिए कानून बना रहे हो, हमारे देश के लिए चीजों को लेकर चल रहे हो, लेकिन आप किस पे फोकस करके चल रहे हो? आप सिर्फ ब्रिटेन या ब्रिटिश के लोगों को या फिर इंग्लिश लोगों को अपने कमेटी में रखे, कोई भी इंडियंस को नहीं रखे। तो इससे क्या हुआ, इंडियंस नाराज हो गए। और उसके बाद आपने फेमस नारा भी सुना होगा, साइमन गो बैक, है ना। साइमन गो बैक का नारा जो है हमारे लीडर्स के द्वारा जो है वो दिया गया, ठीक है, 1927 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। अगर कोई पूछेगा कि ये कितने मेंबर की कमेटी या कमीशन थी, तो एक तरीके से आप बोलेगा 7 मेंबर थे इसमें भी, ठीक है, 7 मेंबर। दूसरा साइमन कमीशन, जो अगर देखा जाए साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930, ठीक है। 1930 में इन्होंने एक रिपोर्ट भी लास्ट में बनाकर दिया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से चल रही थी और हमारे देश में नाराजगी वगैरह भी बहुत चल रही थी। जब हम हिस्ट्री के पार्ट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1919 और 1935 के बीच में बहुत सारे काम जो है वो एक तरीके से हमारे इंडियन लीडर्स के द्वारा किए गए, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको पता ही है कि भाई इसके बाद क्या हुआ कि चीजें थोड़ी सी बदलना शुरू हुई और इंडियंस डोमिनेंस स्टार्टेड। क्या हो गया, इंडियंस डोमिनेंस स्टार्टेड, ठीक है। और इंडियंस का जो डोमिनेंस है वो स्टार्ट हो गया। अब इंडियंस का जो डोमिनेंस है वो स्टार्ट हुआ, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या था? इसका सिंपल सा लॉजिक ये था कि अब हमारे देश के लोग ये चाह रहे थे कि भाई आप हमारे लिए काम करिए, अब हमारे लिए या फिर जो हम बोलते हैं वो करिए, जो कि एक बहुत बड़ा बात था, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। आते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया वो देख लेते हैं। डायरकी सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। क्या किया गया, डायरकी सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। डायरकी मैंने बताया था भाई, जो डायरकी सिस्टम जो था वो क्या था, बहुत सारे जो कानून थे वो ट्रांसफर किए जा सकते थे और जो बहुत सारे कानून है उसको रिजर्व रखा जाता था, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो इस सिस्टम को हम लोग डायरकी सिस्टम बोलते थे। बट इट वाज इंट्रोड्यूस एट अ फेडरल लेवल। लेकिन जो इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, फेडरल लेवल पर। फेडरल लेवल का मतलब कि भाई जो सेंटर लेवल पर है वो एक तरीके से डायरकी जो होगा वो रहेगा, बाकी सारा जो डायरकी खत्म हो जाएगा। मतलब जो स्टेट से है या फिर जो प्रोविंशियल है, हम लोग बोला गया ना प्रोविंशियल से उनकी जो लिमिटेशंस है या सॉरी उनकी जो पावर है वो एक तरीके से फिर से ले ली गई, ऐसी बात यहाँ पर की गई। बट इट वाज इंट्रोड्यूस इन द फेडरल लेवल। फेडरल लेवल का मतलब सेंट्रल लेवल पर। द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वाज इनटू अ 3 लिस्ट। और बोला गया क्या कि आप जो पूरी कानून है या पूरी कानून व्यवस्था में 3 लेवल पर बांटा गया कि कौन से लिस्ट पर जो है सेंट्रल रूल्स बना सकती है या फिर लॉ बना सकती है या किस पर जो स्टेट बना सकती है। तो यहाँ पर बोला गया कि द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट जो है 3 लिस्ट में, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं 3 लिस्ट, सब यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट हम लोग देखते हैं। सेम उसी तरीके से वहां पर एक फेडरल लिस्ट है जिसमें कितने आइटम्स रखे गए, 59 आइटम्स, ठीक है, याद रखना है। प्रोविंशियल जो कि स्टेट से 54 आइटम्स और कॉन्करेंट में 36 आइटम्स। एंड रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वाइसरॉय। अब व्हाट डू यू मीन बाय द रेसिड्यूरी पावर? रेसिड्यूरी पावर वैसा पावर होता है कि जैसे कि मान लो कि अभी अगर उस समय बात किया रहता, कोई कंप्यूटर आ गया रहता या फिर एआई आ गया, तो कोई ऐसा काम जो अभी तक या फिर ऐसा कानून जो अभी तक या फिर जो ऐसा मामला जो अभी तक आया नहीं है, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है, वो वाइसरॉय के साथ, ठीक है। उसके अलावा सारे लिस्ट को बांट दिया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट। और क्या किया गया, एक फेडरेशन का फॉर्मेशन किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें बोला गया कि जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं
और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको एज ए यूनिट माना जाएगा। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रोविंसेस में एक तो बंगाल हो गया भाई, एक तो बंगाल हो गया, एक तो मद्रास हो गया, ठीक है, एक तो मद्रास हो गया, एक बॉम्बे हो गया, ठीक है, एक बॉम्बे और असम भी था, ठीक है। तो ये तीन तो पक्के थे जो कि किसके अंदर आते थे भाई, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर देखने को मिलते थे, क्लियर। और बोला गया बट द फेडरेशन डिड नॉट कम इनटू इफेक्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट ज्वाइन द फेडरेशन, जो कि तोड़ने की कोशिश की जा रही थी भाई उसके द्वारा, कि भाई चलो दूसरे स्टेट्स तो बगावत कर ही रहे हैं, ठीक है, जैसे बनारस कर रहा है, पटियाला कर रहा है, लेकिन भाई हम लोग प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लेकर चलते हैं, जो जहाँ पर राजा महाराजा अभी भी एक तरीके से थे। तो वहां पर एक तरीके से क्या बोला गया, वो लोग मना कर दिया कि भाई ना, मैं तो नहीं जाता, तो वो जाने से मना कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, जो एक बहुत बड़ा धक्का था किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म, और बाइकैमरलिज्म का जो है वो एक तरीके से शुरुआत कर दिया गया। क्या किसका शुरुआत किया गया भाई, बाइकैमरलिज्म का। किसका शुरुआत किया गया, बाइकैमरलिज्म। याद रखिएगा जो बाइकैमरलिज्म था, अब यहाँ पर देखो कितना, 11 प्रोविंसेस में से 6, मतलब 11 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म शुरू किया गया। अब देखो थोड़ा सा बाइकैमरलिज्म कौन कौन से स्टेट में बाइकैमरलिज्म कितना, 11 स्टेट में से 6 प्रोविंसेस यहाँ पर शुरुआत किया गया। कौन कौन थे भाई वो, आप देखिए यहाँ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, याद रखना कौन कौन, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, कहाँ मद्रास, असम, ठीक है, असम, और देखो बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया, और एक था यूनाइटेड प्रोविंस जिसको यूपी बोला जाता था, ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला जाता था, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, यूपी आज का यूपी है, वैसे उसको वहां उस समय क्या बोला जाता था भाई, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। और उसके बाद एक था बिहार, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स में क्या किया गया भाई, अब बाइकैमरलिज्म शुरू किया गया। बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन होगा वहां पर, और 2 तरीके से चीजों को साथ में लेकर चला जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आप समझ के भी चल सकते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि बाइकैमरलिज्म से क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती है, और यहाँ पर बाइकैमरलिज्म मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। क्या बाइकैमरलिज्म, याद रखिएगा बाइकैमरलिज्म, अपर हाउस, जैसे आज हम लोग देखते हैं सेंटर पर अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है, और लोअर हाउस लोकसभा को। तो अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस के पास ज्यादा पावर था, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ स्टेट बोला गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेजोरिटी जो होगा मेंबर के हाउस के, उसको किस में चुना जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, उसको किस में चुना जाएगा, उसको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ के भी चल सकते हैं। क्या, और अगर यहाँ पर कोई पूछ दे कि भाई यार मेजोरिटी, तो इसमें जो भी मेंबर चुने जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ मेंबर would be elected through डायरेक्ट इलेक्शन। क्या होगा, थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, याद रखना। मेजोरिटी ऑफ मेंबर किससे चुना जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ के चलना है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बाइकैमरलिज्म भी स्टार्ट किया गया, और क्या किया गया, द फेडरल लेजिस्लेचर हैड अ 2 चैम्बर, और जो फेडरल लेजिस्लेचर था, फेडरल लेजिस्लेचर मतलब जो सेंटर लेवल पर था, ठीक है, सेंटर लेवल पर जो था, ठीक है, द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द फेडरल असेंबली। फेडरल काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट को आप देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोला गया भाई, अपर हाउस के रूप में भी
जाना जाता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और बोला गया फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली का मतलब यही है कि जो एक तरीके से अभी हमने दिखाना, यहाँ पर देखो जो आपको लोअर हाउस देखने को मिलेगा, ये जो मैंने बताया भी लोअर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, इसको एक तरीके से लोअर हाउस के रूप में देख सकते हैं। और द काउंसिल ऑफ स्टेट was to be a permanent body within 1/3 of its member retiring every 2 years। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट हो, काउंसिल ऑफ आज भी राज्यसभा में होता है, राज्यसभा में कि आपको हर एक 2 साल में जो होते हैं उसके जो लोग होते हैं वो रिटायर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायरिंग इन एवरी 2 years। तो ये शुरुआत जो वहीं से किया गया था, कब? 1935 वाले एक्ट से, ठीक है, क्लियर। The governor was given a power to use their discretion in certain matters and act provided for a federal court। और बहुत सारे एक्ट कानून वगैरह बनाए गए फेडरल कोर्ट के लिए। फेडरल कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उसके लिए। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कि एक तरीके से मिंटो ने शुरुआत किया था, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। मिंटो ने जो शुरुआत करी थी, क्या मिंटो ने कम्युनल, इनको फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता था, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। यहाँ पर प्रोवाइडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब पहले ही अलग अलग क्लास को दिया जा चुका है, पहले मुस्लिम्स को दिया गया भाई, ठीक है, मुस्लिम्स को दिया गया, फिर सिख्स को दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद एंग्लो इंडियंस को दिया गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद या फिर वैसे ब्रिटिश जो कि एक तरीके से बहुत पिछड़े थे, उसके बाद क्या एक सेपरेट इलेक्टोरेट फिर से शुरुआत किया गया किसमें? डिप्रेस्ड क्लासेस को लेकर, वुमेन्स एंड अ लेबर, कि भाई इन लोगों का सेपरेट इलेक्शन होगा। पहले क्या था कि एजुकेशन जिसके पास है वही वोट दे सकता है, ये आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखने को मिलता है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो, है ना। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ याद रखना है कि एस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ अ कंट्री। क्या? ताकि करेंसी एंड क्रेडिट जो हमारे देश में कितना लोन दिया जाए, या करेंसी हमारे देश का जो इंडिया का करेंसी है उसको एक तरीके से मेजरमेंट कर पाए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देखें तो आरबीआई हमारे देश का कौन सा है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1934 एक्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में, ठीक है। अगर बोला जाए 1 अप्रैल 1935 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था, याद रखना। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा यहाँ तक तो ठीक है, 1949 में इसलिए ये क्या किया भाई? नेशनलाइज किया गया इसको। क्या हो गया? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है? जहाँ पर पूरी कंट्रोल या फिर किसके निर्देश अनुसार काम करेगा? सरकार का, ठीक है। तो 1949 में एक तरीके से आजादी के बाद जो है नेशनलाइजेशन किया गया, किसका? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हैपेंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये बात थोड़ा सा समझना है। उसके बाद देखो क्या, इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। क्या किया गया? फेडरल, अब यहाँ पर तीन काम किया गया 1935 में, और भी 1935 में क्या किया गया भाई? 3 काम किया गया, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। एक तो मैंने बताया था ली कमीशन। ली कमीशन आपको याद होगा, है ना। ली कमीशन जिसको बोला गया था भाई एक सर्विस कमीशन बैठाइए भैया, ठीक है, यूपीएससी जैसा। तो पहले क्या था भाई? एक बोला गया कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सर्विस कमीशन। उसका मैंने बताया भी कि उसको 1935 में उसको रीनेम्ड क्या कर दिया गया? रीनेम्ड इन 1935 टू, उसको क्या कर दिया गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा
क्या किया गया, एक तो फेडरल जो कि एक सेंट्रल लेवल पर काम करेगा, एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोला गया, स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और जो तीसरा कमीशन है वो बनाया गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। स्टेट वहां डायरेक्टली नहीं बोला गया, याद रखना, वहां पर क्या बोला गया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और एक तीसरा जो बोला गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 3 कमीशन बैठाया गया भाई जो अलग अलग लेवल पर काम करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। ज्वाइंट में ये था कि जहां पर अब जैसे मान लो कि कोई दो स्टेट है, स्टेट 1 या स्टेट 2, वो दोनों साथ में मिलकर एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना चाहता है, तो वो क्या होगा, एक तरीके से ज्वाइंट पब्लिक को। अगर प्रोविंशियल या स्टेट डायरेक्टली चाहता है तो ये, और सेंट्रल लेवल पर ये, जैसे कि आज आपको पता ही है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी कर दिया गया, कब, 1950 में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब सारे काम जो है वो एक तरीके से 1935 में होते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए भाई, ये भी समझ में आ गया था। अब आते हैं 1942 में, 1935 में ये सब हो गई, ये सब सारी चीजें 1935 में हुआ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला वाला है 1935 के बाद 1947 में, तो 1947 का जो एक्ट आया था, ठीक है, उसके आने से पहले कुछ कुछ और चीजें हुई भाई। क्या हुआ, एक क्रिप्स मिशन भेजा गया, कब, 1942 में, किसके द्वारा, क्रिप्स के द्वारा, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस वाज प्रपोज, यहाँ पर यह बोला गया कि आप लोगों को किस तरीके से पूरा शासन तंत्र, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई कि सेकंड क्रिप्स मिशन नहीं, बोला क्या, किस तरीके से हम आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था भारत में, तो बोला भाई एक बार युद्ध खत्म हो जाने दो, उसके बाद फिर हम आप डिसाइड करेंगे बैठकर किस तरीके से आपको डोमिनियन स्टेटस देना है, लेकिन मैं युद्ध खत्म होते ही आपको एक तरीके से दे देंगे, आपको भारत सौंप देंगे और हम लोग वहां से चले आएंगे, ये बात बोला गया। तो डोमिनियन स्टेटस वाज प्रपोज किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी मेड बाय द असेंबली, ये बोला गया कि एक आप अपने देश में क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएंगे वो एक असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, जिसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हुज मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंस। तो अब इसके बाद क्या है, जैसे कैबिनेट मिशन, देखो 3 मिशन हो गया, एक तो क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, मिशन प्लान ऐसा होता है, कैबिनेट प्लान बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान, और माउंटबेटन प्लान में एक्चुअल में हमारे देश जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, तो ये याद रखना है थोड़ा सा। लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टीशन प्लान नोन एज अ माउंटबेटन प्लान। जो माउंटबेटन जो था, ये देख रहे हैं, तो इनमें क्या किया गया, अब जैसे जो मुस्लिम लीग था, और मुस्लिम लीग जो था वो हमेशा से ये चाहता था कि भाई एक सेपरेट जो है वो हमारा देश हो, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और बहुत मनाने की कोशिश की गई उनको कि भाई ना करो ऐसा, सब साथ में मिलकर चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने माना नहीं कि हमारी कम्युनिटी को दबाया जाएगा, ये क्योंकि हिंदू ज्यादा यहाँ पर, ये है वो है, जिसकी वजह से जो है एक नया जो है एक कंट्री निकल के आया, जो कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है, ठीक है। और इसी प्लान को बोला गया एक तरीके से माउंटबेटन प्लान, ठीक है। क्या बोला गया भाई, माउंटबेटन प्लान। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947 को याद रखिएगा ये डेट, ठीक है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947 को द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। और भाई चूंकि अब आजादी लेना ही था, अब और लड़ाई नहीं चाहिए था भाई, और उस वक्त इकलौती पार्टी थी कांग्रेस जो कि साथ में लेकर चल रही थी चीजों को, तो उन्होंने जो है वो दोनों प्लान ने एक्सेप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। और इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन अ प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को इनेक्ट कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई आप आजादी कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, चीजों को लेकर चलिए और साथ में आप डिवाइड हो जाइए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हुई यहाँ पर जो कि आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ, देखो इट एंडेड द ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। देख रहे हो कैसे कैसे ब्रिटिश ने छोड़ा, जितना लूटना चाहे वो लूट ही लिया, ठीक है। अब ये चीज आगे, अब एंड डिक्लेयर द इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और इसके पहले क्या था, 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी मैंने बताया था, was abolished, उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। द क्राउन नो लॉन्गर रिमेन द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो क्राउन था, क्राउन मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था, वो अब हमारे देश में कोई अथॉरिटी नहीं रखता, ठीक है। जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि जो भी काम होता था पहले ब्रिटिश क्राउन के नाम पर ही होता था। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो शुरुआत में ना, जैसे बात बोला भी जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जब असेंबली बनाया गया था भाई हमारे देश में, तो वो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अभी अभी हम लोग आएंगे, क्योंकि 389 मेंबर थे उसमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर चुने गए थे शुरुआत में। फिर जब इंडिया पाकिस्तान जब अलग होता है तो 299 मेंबर बच जाते हैं, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। तो वो लोग नहीं, जो मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग के लोग थे, वो नहीं जाना चाहते थे यार, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जबरदस्त धकेला, भाई देख ले यार कैसा काम कर रहा है वो लोग, अच्छा काम कर रहा है भाई। सोचो उस समय ही पाकिस्तान का अलग ही पीछे से लात मारे जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हो कि ऐसी चीजें हुई, ठीक है, जो कि आप समझ के चल सकते हैं। आगे अगर देखा जाए, फ्रॉम 15 अगस्त 1947 इंडिया सीज द डिपेंडेंसी ऑन द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन स्टेट, कि भाई सीज कर लिया गया कि आपकी कोई भी कंट्रोल किसी भी स्टेट पर नहीं होगी। द गवर्नर जनरल एंड द प्रोविंशियल इलेक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने गए शुरुआत में। द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट सीज टू एग्जिस्ट कर दिया गया कब, 14 अगस्त को। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फंक्शन एज अ सेंट्रल, और बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो उसके पास पावर ज्यादा होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 पार्ट में शुरुआत में बांटा गया, कि एक भाई वो जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करेगा, क्या करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा वो अलग बॉडी होगा भाई, ठीक है। और एक जो, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है तब तक के लिए एक होम बॉडी होना चाहिए, है ना, जो कि एक तरीके से होम अफेयर्स को लेकर चले, होम अफेयर्स को लेके चले, कि हमारे देश में जो कॉलेज है, हमारे देश में जो स्कूल है वो चलते रहे, रोड वोड बनते रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। तो वो 2 तरीके से, तो उसमें एक तरीके से हेड किसको किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं भाई, इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, क्या फॉर्म किया गया, इंटीरियम गवर्नमेंट। 1946 में इंटीरियम गवर्नमेंट, जब माउंटबेटन प्लान से पहले इंटीरियम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया, जो कि एक तरीके से उसी इंटीरियम गवर्नमेंट के तहत जो है बाद में चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी चुने जाते हैं भाई। इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म होता है 2 सितंबर 1946 में फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखा कहाँ से, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए गए थे उसमें से ही एक तरीके से क्या बनाया गया भाई, क्या बनाया गया, जो कि इंटीरियम गवर्नमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया, इंटीरियम, मतलब कुछ जब तक संविधान या संवैधानिक बॉडी नहीं बन जाती तब तक के लिए काम करेगी, ठीक है। एंड हैड अ टास्क टू असिस्ट एंड ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल से पावर किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया को दिया जाए, उस पर काम करेंगे, सब मिल बांट के कुछ चीजों को देखेंगे, जो कि 1946 में हुआ था, ठीक है। याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेंबर्स, नेम ऑफ द मेंबर्स एंड पोर्टफोलियोज हैं, जो कि एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन को देख रहे थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, बाद में होम मिनिस्टर ही बनते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था, डॉक्टर जॉन मिथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया था, जगजीवन राम को लेबर, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस, ठीक है, CH भाभा को क्या दिया गया, वर्क माइंस एंड पावर, लियाकत अली खान को फाइनेंस, ठीक है, अब्दुल रब निस्तार को क्या दिया गया, पोस्ट एंड एयर,
जो असफ अली था उसको क्या दिया गया भाई, एक तरीके से रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। गोपालाचारी उनको क्या, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है। और एक तरीके से चंद्रगर को क्या दिया गया, कॉमर्स। और जो अली खान थे उनको हेल्थ दिया गया, और जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ दिया गया। तो ये इंटीरियम गवर्नमेंट का पूरा लिस्ट था जो कि आप एक तरीके से देख सकते थे, ठीक है। चीज़ों को लेके चलिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और चीज़ें थोड़ी सी देखी जा सकती है। माउंटबेटन प्लान याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, और चीज़ों को साथ में लेकर चलना भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या, बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा भाई, है ना। हमने पूरा ये देख लिया कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ। अब जो इसके आगे देखेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा कि हमारे देश में संविधान को बनाने के लिए बहुत कष्ट किए गए हमारे देश के लोगों के द्वारा, बहुत कष्ट किए गए, बहुत कष्ट बता रहा हूँ, इतना कष्ट कि भाई हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग आसानी से ये एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से ब्रिटिशर्स छोड़कर गए होंगे। कि और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो ब्रिटिशर्स जब छोड़कर गए थे इंडिया, तो वहाँ तक टीचर्स वगैरह सब निकाल के लेके चले गए थे। कहाँ से? कॉलेज से, स्कूल से, सब टीचर्स वगैरह ले गए थे। यहाँ तक टेबल बेंच भी बहुत सारे ले गए थे। तो भाई हमारे देश के लीडर्स के द्वारा वो जो चीज़ों को मैनेज करना एक अपने आप में ही महाभारत था, जिसको समझना, जिसको चीज़ों को रेगुलेट करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये चीज़ जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की वहाँ पर, और चीज़ों को साथ में लेकर चली गई। और तभी हमें एक तरीके से देख सकते हो कि 1919 से शुरुआत हुआ भाई। कहाँ से हुआ? 1919 से शुरुआत हुआ, ठीक है, 1919 से शुरुआत हुआ। 1919 के बाद कितना, 1935 में आए, फिर 1947 में। इसके बीच में बहुत घटना हो गई। 1919 में अगर देखा जाए, जलियांवाला बाग भी देखने को मिलता है ना, जलियांवाला, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आपको जलियांवाला बाग मैस्करे, बहुत इंपॉर्टेंट मैस्करे जो था, वो क्यों होता है भाई? रॉलेट एक्ट की वजह से होता है ना। जलियांवाला जो बाग है 1919 में किसकी वजह से होता है? रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, काला कानून जो लाया जाता है, ठीक है, ये जलियांवाला होता है। अब देखो वो सब सारे, उसके बाद मूवमेंट वगैरह बहुत सारे किए गए गांधी जी के द्वारा भी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और 1947 से 1935 के बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या, एक इसके पहले 1919 से 1935 में क्रिप्स मिशन, है ना, क्रिप्स मिशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, कैबिनेट मिशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, है कि नहीं। उसके बाद माउंटबेटन प्लान के तहत जो है वो हमारे देश में जो है हमें आज़ादी सौंपी गई। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तकलीफ थी। और जब पार्टीशन हुआ तो चीज़ें, अब देखो पार्टीशन जब हुआ तब आप देख सकते हो कि ये भारत का मैप, अगर यहाँ पर ईस्ट था, यहाँ पर वेस्ट, नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पर अगर देखा जाए ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पर जो इधर वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान दोनों चला गया भाई। और हमारा देश जो है इंडिया, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे राजा महाराजा जो थे वो नहीं आना चाहते थे। बाद में चलकर 6-7 महाराजा जो हैं वो जुड़े, तो सरदार जी को थोड़ा लगा कि हाँ, अब उनकी कोई बात को नहीं माननी, अब सब जी को साथ में लेकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे तभी कुछ बढ़िया होगा और तभी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी जिसको हम समझ के चल सकते थे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो कि और अच्छे तरीके से अगर हमारे देश में चला जाता तो और भी मज़ा आता, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं।